धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। और आज लॉ फोरम ने जो ये दिव्य और भव्य आयोजन किया है, और साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अभी सुशांत जी से मिला जो अभी यहाँ मंच पे भी आए थे। काफ़ी उनकी तबीयत खराब रही इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, और ऑर्गेनाइज करते करते खराब हो गई, पर वो बेचारे इस पूरे संगठन में लगे रहे। उसके लिए उनको जोरदार हम सबको अभिवादन करना चाहिए और उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉ फोरम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबसे रूबरू हो सके और इतने जो महत्वपूर्ण विषय आज देश में चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ चिंतन मंथन डिस्कशन कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि जो आज का मुख्य टॉपिक है, विषय है वक्फ एक्ट 1995 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जब विषय मेरे समक्ष आया तो इसके लिए मैंने आपके सामने ये प्रस्तुति रखने के प्रयास किया कि वक्फ एक्ट 1995 को समझने से पहले मैं आपको जो उसका दंश है, जो उसका एक कन्फ्लिक्ट है जो आज इस देश में चल रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है। वक्फ एक्ट 1995 कितना ड्रैकोनियन है, ये बात मैं और मेरे पूज्य पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब पिछले विगत काफी सालों से इस मुद्दे को उठा रहे थे, लोगों के समक्ष ला रहे थे, पर सोशल मीडिया ना होने के कारण या प्रचार तंत्र उतना अच्छा ना होने के कारण लोगों के बीच में मुद्दा नहीं उठ पा रहा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का केस अपने चरम पे आया लखनऊ बेंच में और साथ ही साथ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें वक्फ का मुद्दा उठा। और वक्फ कितना भयानक कॉन्सेप्ट है, कितना ड्रैकोनियन कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम वक्फ को समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहला वक्फ कानून 1913 में आया। और वक्फ को अगर बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो वो डेफिनेशन ऐसी है कि अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, बिना कोई डिस्प्यूट के अगर वो उसको डोनेट करता है अल्लाह को, ऑलमाइटी को, तो उसको वक्फ कहते हैं। पर इसके पीछे जो मैंने आपको राइटर्स बताया वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन काल में अर्जित की हुई संपत्ति हो, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो और नॉन डिस्प्यूटेड संपत्ति हो, उसी को वैलिड वक्फ किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने इसकी कुछ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रख रहा हूं। जब वक्फ एक्ट 1913 इस देश में सबसे पहला कानून बना, तो उस कानून बनाने के पीछे दृष्टिकोण, उस कानून बनाने के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार के संज्ञान में ये बात आई कि वक्फ के माध्यम से भारी मात्रा में जमीन दर्ज की जा रही है और भारी मात्रा में धांधली हो रही है। ये बात आज हम लोग 2025 में समझ रहे, कह रहे हैं। 1913 में यही बात ब्रिटिश सरकार ने समझी थी और इसीलिए इसको कोडिफाई करने के लिए पहला वक्फ एक्ट 1913 में आया। उसके बाद वक्फ एक्ट 1923 आया। वक्फ एक्ट 1923 को अगर कोई आज पढ़ ले तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा कानून है कि जो आदमी अपनी वक्फ को दर्ज कराना चाहता है वो कंसर्न जिले में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज आप सब जानते होंगे, उनके सामने जाके अपनी प्रॉपर्टी को दर्ज कराएगा। उसके बाद यूपी वक्फ एक्ट आया 1936, फिर उसके बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट आया, वक्फ एक्ट 1954, आजाद भारत का पहला वक्फ एक्ट। उसके बाद वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1984 में राजीव गांधी की सरकार में। उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया, फिर इस 1995 के एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट हुआ और आज वक्फ एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आया, जो इस समय देश में बहुत प्रासंगिक है और जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। मैं आपके सामने अपनी बात को रखने से पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने हजारों मंचों पे बात कही है कि मेरा स्पष्ट लीगल व्यू है और भावनात्मक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू है
वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना। इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या कानून लाया जाए वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील करने की जरूरत है। पर जब हम लोग ये बात रख रहे थे और जेपीसी के सामने पूरा मुद्दा पहुंचा और ये अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जैसे किसी भी वकील को एक आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री दी जा सकती है, एक बाउंड्री दी जाती है कि आप किसी स्कोप के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, तो हम लोगों को ये एक मर्यादा निर्धारित कर दी गई कि वक्फ एक्ट रिपील की बात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं सुन सकती। तो अगर आपको बात रखनी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके ऊपर ही आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैंने ट्विटर पे जब बहुत से लोगों ने अभी मेरे से ये प्रश्न उत्तर पूछा कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया 2024, तो मैंने कहा कि ये अच्छा बिल है, काफी पॉजिटिव नेचर में कदम है। तो लोगों ने पूछा कि आपने तो इस बिल की तारीफ की थी, आज आप विरोध कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है ट्विटर पे भी और आपके सामने भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेरा एकदम क्लियर पोजीशन है कि जब हम लोग उस दौर में एक ऐसे एरा में रह रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हम लोगों ने याचिका लगाई थी और ये कहा था कि वक्फ एक्ट 1995 असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे, आर्टिकल 32 में आप हाई कोर्ट्स में जाइए। उसके बाद करीब देश के 20 हाई कोर्ट्स में, 20 हाई कोर्ट्स में 200 से ऊपर याचिकाएं दायर हुई और अलग अलग हाई कोर्ट्स में केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ, केंद्र सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया, वो मामला वहां पे पेंडिंग रहा। जब इस तरह का माहौल चल रहा था 2018 से 2024 तक, तो उस समय एक उम्मीद की किरण जगी और दिखी जब वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट की बात हम लोगों के समक्ष आई। और ये एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका था कि जब ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एक्सरसाइज हो रही है, तो इस दौरान अपनी कितनी बातें, जो हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है, उसका जीता जाता उदाहरण वक्फ एक्ट 1995 है, तो अपनी कितनी बातें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रख के उसको मनवा ले कि ये ड्रैकोनियन प्रोविजंस खत्म हो जाए। क्योंकि मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि वक्फ के मुद्दे को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः खत्म किया जाए, इसको रिपील किया जाए और वक्फ को वही दर्जा दिया जाए जो ट्रस्ट को दिया जा रहा है। जैसे हमारी आपकी संपत्ति ट्रस्ट के माध्यम से दर्ज होती, वैसे ही वक्फ की संपत्ति दर्ज हो और जो संपत्ति गलत वक्फ घोषित हो गई है उसके लिए एक मैकेनिज्म बने, प्लान बने, जिसके तहत संपत्ति वापस ओरिजिनल ओनर, जो प्राइवेट ओनर्स है या सरकार है, उनके पास आए। एक तो ये रूट है इस समस्या को देखने का, अप्रोच करने का। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है कि अमेंडमेंट जो एक्सरसाइज हो रही थी उसमें हमें बताया गया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये पावर है कि वो किसी भी सेक्शन को रिपील कर सकती है, किसी भी सेक्शन को अमेंड कर सकती है और इस पूरे एक्ट में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकती है। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, समय की यहाँ पे कमी है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, 49 पेजेस की पूरी स्लाइड हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने दी, जिसमें हमने उनके सामने ड्रैकोनियन सेक्शंस पॉइंट आउट किए जिसको रिपील करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि आज जो जेपीसी के सामने कानून लेके आई है, जो अमेंडमेंट बिल लेके आई है, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेंडमेंट बिल अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ये अमेंडमेंट बिल अधूरा है, इनकम्प्लीट है और बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में अमेंड होने से रह गए। जैसे अगर स्टार्टिंग से इस पूरी चीज को देखें और आपको बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वक्फ का एक सर्वे होता है सेक्शन 4, 5 और 6 में। उस सेक्शन 6 में एक शब्द यूज किया गया था अमेंडमेंट से पहले, 2013 के अमेंडमेंट से पहले, और वो शब्द था पर्सन इंटरेस्टेड।
उस पर्सन इंटरेस्टेड शब्द को 2013 में बदल के पर्सन एग्रीव्ड कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि पर्सन एग्रीव्ड की परिभाषा में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं। मतलब अगर हमारी आपकी संपत्ति का सर्वे होगा तो हमारे आपके ऊपर ये मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको हमें चुनौती देनी पड़ेगी वक्फ ट्राइब्यूनल में। और इस पर्सन एग्रीव्ड वर्ड को इस अमेंडमेंट बिल से अमेंडमेंट होने से ये रह गया, ये छूट गया है। ये बहुत ड्रैकोनियन बात है। साथ ही साथ इस जो पूरा सर्वे होता है सेक्शन 8 में इसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी, जो सीधे आर्टिकल 27 का वायलेशन है। ये भी इस अमेंडमेंट बिल से रह गया है। आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि सेक्शन 28 और जो बातें मैं बोल रहा हूं आप सब गूगल करके देख सकते हैं, एक भी बात भाषण नहीं है, ये कंप्लीट लीगल रिकॉर्ड है। सेक्शन 28 में वक्फ को यह पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य सरकारें उनके ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बाउंड है, बात है। तो ये बहुत ड्रैकोनियन प्रोविजन, ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 41 है जिसमें वक्फ को यह पावर दी गई है कि वो रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सरकार के रिकॉर्ड्स सरकारी ऑफिस में जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हमें आपको ये पावर मिली है क्या कि अगर हम चाहे सरकारी दफ्तर में जाके सरकारी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना चाहें तो हमें तो ऐसी कोई प्रोविजन की पावर नहीं दी है संविधान ने। और आपके माध्यम से इस देश के सारे लीगल ल्यूमिनरी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसी समाज के व्यक्ति को ये पावर दी है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस के वहां के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सके? तो इस तरह की पावर वक्फ एक्ट 1995 में दी गई है जिसको खत्म नहीं किया गया। सेक्शन 54 में उनको पावर दी गई है कि अगर उनकी संपत्ति पे किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया है तो वो उसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल से आदेश ले सकते हैं और इंक्रोचमेंट तुरंत हटा सकते हैं। हमारे आपके लिए क्या कानून है? अगर किसी मंदिर की संपत्ति पे या हमारी आपकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया है तो हमारे आपके लिए कानून ये है कि हमें सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और लंबी न्यायिक संघर्ष और लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो हम ज्ञान व्यापी के केस में, जो हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में, जो भौशाला के केस में, टीले वाली मस्जिद के केस में, कुतुब के केस में, ताजमहल के केस में, इन सारे केसेस में एक लंबी लीगल लड़ाई चल रही है। पर अगर वक्फ की संपत्ति में कब्जा हो जाए तो उनको पावर दी गई है कि आप खुद ही सेक्शन 54 में हटा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है जो सीधे सीधे आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B का वायलेशन है। ऐसा कोई ट्राइब्यूनल बन नहीं सकता है, इस ट्राइब्यूनल को नहीं खत्म किया गया। इसके बाद सेक्शन 89 में अगर आप वक्फ के खिलाफ केस फाइल करेंगे तो उनको आपको 2 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी और इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारे केस फाइल ही नहीं हो पाते। वक्फ के लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। इवैक्यू प्रॉपर्टी, जो जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो जो लोग पाकिस्तान से वापस विस्थापित होकर भारत आए थे, हमारे हिंदू भाई, वो आज जिन संपत्तियों पे रह रहे हैं और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो समस्या रख रहा हूँ, पूरा पंजाब और हरियाणा इस इश्यू से जल रहा है। जो हमारे हिंदू भाई बंटवारे के समय विस्थापित होके पाकिस्तान से भारत आए और जो उन संपत्तियों पे रह रहे थे, उस संपत्ति को राजीव गांधी सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाके, H फॉर हरियाणा, सेक्शन 66H लाके उसको अमेंडमेंट करके वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी, जो आज के वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 है। आज सरकार ने उसको रिपीट किया है। पर सवाल ये है कि जो संपत्ति वक्फ की गलत घोषित हो गई है, इवैक्यू प्रॉपर्टी, वो वापस सरकार के पास कैसे आएगी? इसका कोई मसौदा, इसका कोई प्रोविजन इस अमेंडमेंट बिल में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में कोई प्रोविजन नहीं है कि जो 12 लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ में चली गई है वो वापस कैसे आएगी। कोई प्रोविजन नहीं है। और आप इसका देखिए दुरुपयोग कैसे हुआ। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समस्या को समझ रहे होंगे। समस्या इस कदर बढ़ गई है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा है
कि 2008 में कहा था कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर किसी की जमीन है तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, जस्टिस गुलाम मोहम्मद के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है 2008 का। आज तो 2000 उससे 15 साल बीत चुके हैं। आज हालत ये है कि देश की पार्लियामेंट को बोला जा रहा है कि वक्फ संपत्ति है, दिल्ली के एयरपोर्ट को बोला जा रहा है कि वक्फ संपत्ति है। अभी यहाँ पे आपने दिखाया शहीद चंद्रशेखर आजाद, जहां पर उन्होंने शहादत दी अपनी, जिसे एल्फ्रेड पार्क के रूप से भी जाना जाता है, उस पूरे पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, बेट द्वारका को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ज्ञानव्यापी को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। ये लिस्ट रात भर चलती रहेगी पर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो सवाल ये है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही है। और इसीलिए हमारा ये कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 को समय आ गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐसी सरकार है जिसने धारा 370 जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, जब उसको खत्म कर दिया तो वक्फ एक्ट 1995 क्या चीज है। अगर हम और आप चाहें, अगर हम और आप संगठित हो जाएं और भावनात्मक नहीं, अपनी लीगल रिसर्च के आधार पे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का किस तरह से डायरेक्ट वायलेशन है, आर्टिकल 27 का, अगर ये बातें अलग अलग जगहों पे तर्कसंगत ढंग से कोर्ट के सामने या आपस के डिस्कशन में अगर रखी जाए तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते कहना चाहता हूं कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबकि सिर्फ 20% चेंज लाया गया है। कायदे से तो विरोध प्रदर्शन हम लोग को करना चाहिए कि इस पूरे एक्ट को रिपीट करना चाहिए। अब आप देखिए कितना बड़ा हमारे साथ एक लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अभी मैंने आपको वक्फ एक्ट का ये पूरा एक खाका खींचा, उसकी एक रचना संरचना बताई। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 4 साल पहले एक सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेके आई। आप यहाँ सारे लोग लॉ के क्षेत्र से संबंध रखते हैं कहीं ना कहीं से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव सरकार लाई और वही सरकार 4 साल के अंतराल में वक्फ एक्ट 1995 लेके आई। मैं आपके सामने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि हमारे आपके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसकी जरा हद और इंतहा देखिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बड़े बड़े इस देश के बैरिस्टर हैं वो क्या तर्क रखते हैं, क्या आर्गुमेंट रखते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि ज्ञानव्यापी का केस न्यायालय में नहीं चल सकता है, भोजशाला का केस, टीले वाली मस्जिद का केस, कुतुब मीनार का केस, कृष्ण जन्मभूमि का केस न्यायालय में नहीं चल सकता है, और राम मंदिर एक आखिरी सीढ़ी थी, इसके बाद इस देश में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए और उठ भी नहीं सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस संविधान की आत्मा है, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इस संविधान की आत्मा है। तो अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो इंटरप्रिटेशन बैरिस्टर साहब दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई कानून इस देश की पार्लियामेंट ने पास किया है तो ये आप सोचिए बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। और जरा इस बात को वक्फ एक्ट 1995 से कोरिलेट करिए तो आप पाएंगे कि कितना बड़ा छल हमारे साथ किया गया है कि एक बार आपने एक समाज के, एक बहुसंख्यक समाज को रोक दिया कि आपके साथ जो इतिहास में बर्बरता हुई है उसके लिए आप न्यायालय में केस भी नहीं फाइल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट 1913 से लेके वक्फ एक्ट 2013 तक इस पूरी 100 साल की जर्नी में आपने ऐसे अमेंडमेंट किए कि वक्फ
किसी की संपत्ति को घोषित भी कर सकता है। अगर कोई उससे एग्रीव्ड है तो ट्राइब्यूनल जाए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, उसके बाद हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज का दरवाजा बंद कर दिया कोर्ट जाने का, और उसी समय दूसरे समाज का रास्ता खोल दिया सारी प्रॉपर्टीज को हड़पने का। आज 23 मार्च 2025 का दिन है। शहीद भगत सिंह को, भाई सुखदेव को, राजगुरु जी को, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनको याद करने का दिन है। और जब मैं सारी लड़ाई लड़ता हूं तो मुझसे जो लोग सवाल पूछते हैं कि ये बताइए, और आपने भी मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि ये बताइए आप देश में कहां कहां खुदवाएंगे, इस देश का अमन और चैन आप बिगाड़ रहे हैं, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, इसका सेकुलरिज्म का आप प्रिंसिपल बिगाड़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो शहीद भगत सिंह हैं उनको याद करता हूं हमेशा, और कुछ पंक्तियां उनकी आपके सामने रखना चाहता हूं। जब वो तख्त पे जा रहे थे अपना एक सर्वोच्च बलिदान देने, तब जो उन्होंने गाना गुनगुनाते हुए गए थे कि दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सिर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। आज अभी जो हमारे यहाँ पे युवा साथी हैं, उन्होंने जब ये पूरा एक हम लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया, यकीन मानिए उनकी परफॉर्मेंस को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो हमारी पूरी एक मुहिम है, ये जो हमारी एक पूरी लड़ाई है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र को वापस लाने की, चाहे वो ज्ञान व्यापी का इश्यू हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का इश्यू हो, चाहे वो भोजशाला का इश्यू हो, चाहे वो संबंध का इश्यू हो, हमारे और मेरे पिताजी श्री हरिशंकर जैन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात रहती है कि इस समग्र हिंदू समाज के लिए इस समय जागने का समय आ गया है, और न्यायालय में इस तरह से बात रखनी है कि बिना दबे हुए आप भले ही हमारी पिटीशन डिसमिस कर दो, पर हमारी हर एक पिटीशन जो न्यायालय में जाएगी वो भगत सिंह के बम की तरह इस देश में गूंजेगी और यहाँ पे क्रांति लाएगी। इस माध्यम से हम लोग कोर्ट में जाए। आप देखिए कि हम लोग लीगल क्षेत्र से आते हैं और सारे लोग यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स ज्यादातर हैं। कितना बड़ा छल किया गया है। आज जब हम लोग अपने शहीद अमर बलिदानियों को याद कर रहे हैं, झांसी की रानी को याद कर रहे हैं, हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पृष्ठों पे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रभु श्री राम का चित्र है। वो सही बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल चित्रों पे प्रभु श्री राम का चित्र है। पर आज मैं लॉ फोरम के इस मंच से एक आंदोलन का आह्वान करना चाहता हूं। वो क्या कारण था, वो क्या मानसिकता थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पृष्ठों पे चैप्टर नंबर 14 में और चैप्टर नंबर 16 में जो मीना बाजार में अय्याशी करता हुआ अकबर था उसका चित्र है। ये क्या कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 16 में झांसी की रानी के साथ जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया उस बर्बर टीपू सुल्तान का चित्र है। ये कौन सी मानसिकता थी? आज नागपुर की इस धरती से ये सवाल उठना चाहिए और पूरे देश में गूंजना चाहिए कि ये कौन सी मानसिकता थी जिसने संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों पे हमारे जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, इतने बलिदान हुआ, उसके बाद आजादी मिली, उसके बाद वो कौन सी मानसिकता थी जिसने अकबर और टीपू सुल्तान के चित्र उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिए? वो कौन सी मानसिकता थी जिसने हमारे प्रियम्बल में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का कंसेप्ट जोड़ दिया? आप सब जानते होंगे कि जब 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, हमारा देश घोर आपातकाल से गुजर रहा था, एक्यूट इमरजेंसी में था। और जैसे आज हम और आप वक्त के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक समाज को पूरा
एक मौका मिला हुआ है जेपीसी के सामने जाने का, अपनी बात रखने का, क्यूआर कोड स्कैन करने का, छाती पीटने का, जंतर मंतर पे जाने का। हमें आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया गया। इस देश के प्रीएम्बल में सारे लेजिस्लेटिव मूल्यों का, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का वायलेशन करते हुए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये दो शब्द प्रीएम्बल की प्रस्तावना में जोड़ दिए। और मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये दो ऐसे कंसेप्ट है जिसकी वजह से हमारे देश का इस 75 साल में ताना बाना टोटली बिगड़ चुका है। आप सोचिए, संविधान के प्रीएम्बल को आप सब लोग, मैं देख रहा हूं कि काफी ऐसे मेरे मित्र हैं जो लॉ के क्षेत्र से आते हैं। संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता था? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। शुरुआत में यही था, बाद में जोड़ दिया सोशल और सेकुलर। और इसके एंड में क्या है? We on this 26th day of November 1949, इस बात को जरा अंडरलाइन करिएगा, मार्क करिएगा। We on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक शपथ ली थी कि हम अपने संविधान की, अपने देश की संरचना ऐसी करना चाहते हैं। आप मुझे जरा बताइए लॉजिक से सोच के, और ये पूरा वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि, और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ने, जब मैंने इन दो प्रोविजंस को चैलेंज किया था, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये संविधान एक कट ऑफ डेट के साथ आता है, इसको आप, इस प्रीएम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई आपने शपथ ली है एक पर्टिकुलर डे पे, और उसके 20-30 साल बाद आपने कहा कि अच्छा, जो शपथ ली थी उसमें भूल के 2 बातें और ऐड कर देते। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो एक इस देश में पूरा ताना बाना रचा गया है, आज मैं तो बहुत खुश हूं और लॉ फोरम का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और ब्रिजेश भाई का, सारे लोगों का, कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और इस तरह की बात ओपनली कर पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने, और मुझे लगता है जहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने भी वो दौर देखा होगा और आज भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, जहां पे अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आपकी बात को दबा दिया जाता है, या तो आपको फ्रिंज एलिमेंट के नाम से, या तो आपको कम्युनल एलिमेंट के नाम से पेंट करके आपकी बात को दबाने की कोशिश की जाती है। अभी यहाँ पे आने से पहले, आज जब मैं आपके शहर में आया, तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि नागपुर में जिस तरह से भीषण हिंसा हुई है। तो जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो एक लॉ फोरम के एक हमारे मित्र एयरपोर्ट पे आए थे मुझसे मिलने के लिए, और उनका हाथ टूटा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हो गया, आपका हाथ कैसे टूट गया? तो उन्होंने बताया कि सर, जिस दिन दंगा हुआ था यहाँ पे, दंगा भी नहीं कहेंगे, वायलेंस कहेंगे, हिंसा हुई थी। तो जिस दिन यहाँ पे हिंसा हुई थी भैया, उसके अगले दिन मैं अपने बाबूजी को लेने जा रहा था और मुझे 18 लोगों ने मिलकर मारा और मेरा हाथ तोड़ दिया। आप सोचिए क्या विकट परिस्थिति है। और अगर आप ये बात रेस करेंगे किसी भी फोरम पे, तो आज भी आपको ऐसी मानसिकता के लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल आप वायलेट करते हैं। अभी हाल ही की घटना है, आज से 2-3 दिन पहले दिल्ली में मयूर विहार में फेज 2 में 3 मंदिर तोड़ने का आदेश हो गया। इस प्रेजेंट सरकार ने, इस दिल्ली गवर्नमेंट ने मंदिर तोड़ने का आदेश किया, और कल तो एक मंदिर तोड़ भी दिया, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर, ये 3 मंदिर थे। इसको तोड़ने का आदेश दिया गया और रात में 9 बजे नोटिस लगाई गई। सुबह 4 बजे 1000 पुलिसकर्मी और 4 से 5 बुलडोजर साइट पे पहुंच गए उसको डिमोलिश करने के लिए। हमने रातों रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से हमने मांग की थी इस डिमोलिशन को रोका जाए। हमारी याचिका उस समय अर्जेंट नहीं सुनी गई, सुबह 10:30 बजे सुनी गई, और 10:30 बजे जब सुनी गई तो हमको बोला गया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाई कोर्ट जाइए। मैं आज आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, और सारे लोग
अगर एक भी बात गलत बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा, मुझे पकड़िएगा। जरा जहांगीरपुरी का आप केस गूगल करिए। जहांगीरपुरी के केस में आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि ओरल मेंशनिंग पे, बिना कोई याचिका के ओरल मेंशनिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के पूरे डिमोलिशन को रोक दिया। तो आज ये जो जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और जो ये डिस्क्रिशन है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग को संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो आज हमारी इस चर्चा का दूसरा विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये आर्टिकल 44 से आता है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, और ये मेरा बहुत ही स्पष्ट स्टैंड है, और इस बात को जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप लोग अपने अपने ढंग से एनालाइज करिएगा। एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक मीडिया चैनल पे एक लाइव डिबेट पे टाइम्स नाउ पे मुझसे कहा था दैट व्हाई शुड आई इंप्रूव योर शॉप, मैं आपकी दुकान क्यों ठीक करूं। और उन्होंने कहा हर एक धर्म जो है एक दुकान है, एक शॉप है। तो अगर हर एक धर्म एक दुकान है, हर एक धर्म एक शॉप है, तो ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदू समाज को क्या मिलेगा? हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली हम लोग बोलना चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, और उस पॉपुलेशन कंट्रोल को डायरेक्टली ना बोल के हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी हमारे देश में ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक आने से क्या फायदा हो गया? जिस कम्युनिटी को जहां पे वोट देना था उस कम्युनिटी ने वहां पे वोट दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आपके धर्म में कोई त्रुटि है, अगर आपके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसको हम तो ठीक करेंगे, बल्कि हमें तो उसको दिखा के जो लोग हमारे धर्म की तरफ आकर्षित हैं उनको लाना चाहिए। हम लोग तो उल्टा काम कर रहे हैं कि हम लोग उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मानता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दो ऐसे एरिया हैं जहां पे मैं वकालत करता हूं, जहां पे मैं ये बात बोलता हूं कि वहां पे यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। वो है एज ऑफ मैरिज, कि मैरिज की एज जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ऑल अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ये जेंडर जस्टिस का इशू है। और साथ ही साथ पॉस्को के बहुत ही जो जघन्य अपराध है वो उसमें लागू नहीं होते हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ मैरिज, कि शादी की जो नंबर्स हैं वो सबके लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है सेक्शन 494 आईपीसी, और इस बार बीएनएस में भी सेम प्रोविजन है, जिसमें अगर हिंदू समाज का व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है तो सेक्शन 494 में इट्स एन ऑफेंस। अगर उसकी स्पाउस लिविंग है और आप अगर एक से ज्यादा शादी करते हैं तो सेक्शन 494 आईपीसी में वो ऑफेंस है। क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए यूनिफॉर्म होना है। मतलब अगर आप चोरी कर रहे हैं तो वो चोरी सबके लिए ऑफेंस है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। पर सेक्शन 494 आईपीसी का अकेला एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है ऑफेंस में, और हिंदू समाज के लोगों को उस श्रेणी में लाया जाता है। बाकी अन्य समाज के जो पर्सनल लॉज हैं उसकी वजह से वो लोग उस श्रेणी से बच जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि बहुत ही रिनाउंड फिल्म एक्टर हैं जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते होंगे, जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट किया सेक्शन 494 से बचने के लिए। तो सेक्शन 494 आईपीसी का ऐसा प्रोविजन है जो सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए पर नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नंबर ऑफ मैरिज, हर आदमी की एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, इसका हम सारे लोगों को इसकी हम सारे लोगों को एडवोकेसी करनी चाहिए। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है पॉपुलेशन कंट्रोल से। अगर नंबर ऑफ मैरिज को आप कंट्रोल करेंगे तो इट हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विद पॉपुलेशन कंट्रोल। और साथ ही साथ नंबर ऑफ मैरिज के साथ एज ऑफ मैरिज एक ऐसा इशू है जहां पे यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। इसके अलावा सक्सेशन में, अडॉप्शन में, मेंटेनेंस में मैं नहीं मानता हूं कि हमें यूनिफॉर्मिटी की मुखालफत या उसके लिए एडवोकेसी हमें करनी चाहिए। अभी उत्तराखंड में
यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून आया है और इन सारे एरियाज में जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इन सारी जगहों पे यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है। पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ मैरिज और एज ऑफ मैरिज के अलावा ये हम लोगों का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल फेलियर होगा कि अगर हम किसी और की दुकान ठीक करने जाएंगे। अगर दो मीडिया हाउसेज हैं तो हर एक मीडिया हाउस अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा। एक मीडिया हाउस ये काम नहीं करेगा कि दूसरा मीडिया हाउस के पास अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ये हम लोग बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं कि हम लोग दूसरे का घर जो ठीक करने की तरफ जा रहे हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मेरी आपके सामने बात थी। और एक बात दोबारा कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस समय एक विषम परिस्थिति, बहुत ही एक एक्यूट परिस्थिति हम लोगों के समक्ष उजागर हो चुकी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से, वक्फ एक्ट के माध्यम से, हमारे हजारों मंदिर इस समय सरकारी नियंत्रण में है। अलग अलग राज्य सरकार, चाहे वो कर्नाटक की हो, आंध्र प्रदेश की हो, तमिलनाडु की हो, हमारे मंदिरों को एक्वायर कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से हमारी लिटिगेशन को रोका जा रहा है। इस समय बहुत एक्यूट परिस्थिति आ गई है और इस समय नीड ऑफ द आवर है कि एज यूथ हम लोग अपने चिंतन को जागृत करके इन सारे चीजों के खिलाफ एक समग्रता से आवाज उठाएं और ऐसी आवाज उठाएं कि वो इस देश की पार्लियामेंट तक पहुंचे और यहाँ के कानून में आमूलचूल परिवर्तन आए। आपने मुझे धैर्यता पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से नमः पार्वती पते हर हर महादेव।